अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने जो है ओहम्स लॉ पढ़ा था और ओहम्स लॉ के अंदर हमने रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया था। रेजिस्टेंस का पता होगा तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। यानी जब करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर जो है उस करंट के रास्ते में जो अपोजिशन ऑफ़र करता है उसको हमने कहा था रेजिस्टेंस। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल में देख लेंगे, एग्ज़ाम्पल से समझ लेंगे। ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो हमने एल लेंथ कंसीडर की हुई है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने ए कह दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक और कंडक्टर लिया है। उस कंडक्टर की लेंथ मैंने जो है उसको मैं नाम दे लेती हूँ एल प्राइम और उसका एरिया जो है ए। एल प्राइम को मैंने एल से डिफरेंट इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं एल करूँगी तो एल के लिए दोनों लेंथ्स का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ में फ़र्क है। ये वाला जो कंडक्टर है ये बड़ा है, ये वाला कंडक्टर छोटा है, लेकिन इन दोनों का एरिया जो है वो मैंने सेम लिया है। अब अगर हम सोचें कि इस वाले कंडक्टर की जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है या इस वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमें सोचना पहले ये है कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस है ऑपोजिशन। अब जितना जो है ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा कंडक्टर के अंदर उतनी ही ज़्यादा उसको ऑपोजिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, यानी ऑपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। तो जितना कोई छोटा कंडक्टर होगा यानी जिस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उस कंडक्टर में कम ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉन को लेनी पड़ेगी, यानी कम एटम्स के साथ वो टकराएगा तो कम रेजिस्टेंस शो करेगा। और जितना कोई कंडक्टर लंबा होगा, लेंथी होगा, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ टकराना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसमें चूँकि कोलियन ज़्यादा होंगे सो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, और वो कंडक्टर जिसकी लेंथ कम है सो उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ़ कोलियंस भी कम होंगे, सो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़े और एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ कम हो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। सो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो एक चीज़ हमने देख ली कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन उतनी ही बढ़ जाएगी, जितनी लेंथ कम होगी ऑपोजिशन जो है वो उसी तरह से कम हो जाएगी। अब हम एक सेकेंड एस्पेक्ट देख लेते हैं दैट इज़ एरिया। ये वाला एक कंडक्टर है, चलो सपोज करें ये दो कंडक्टर्स हैं, इनकी अब हम लेंथ वेरी नहीं करते। आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो है ये बारीक सा पतला सा कंडक्टर है और एक ये जो है वो मोटा कंडक्टर है। ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो लेंथ है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों के जो एरियाज़ हैं उनमें फ़र्क है। एक को हमने एरिया ए कह लिया और दूसरे को हमने एरिया ए प्राइम, और हमें नज़र आ रहा है कि एरिया ए जो है वो ए प्राइम से बड़ा एरिया है। अब हम अगेन सोचेंगे कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किस में रेजिस्टेंस कम होगी। ये जो बड़े वाला एरिया ए है ना, देखें ये खुला एरिया है, जैसे कि एक खुला दरवाज़ा है, एक बड़ा गेट है, उसमें से गुज़रना जो है आसान होगा एज़ कम्पेयर टू एक बहुत तंग सा दरवाज़ा हो, उस तंग दरवाज़े में से गुज़रना जो है वो मुश्किल होगा। यानी अगर हमने एक बहुत बड़ी बॉडी को लाइक सपोज़ हमने एक ऊँट को या हमने एक हाथी को गुजारना है तो उसके लिए हमें एक बड़ा दरवाज़ा चाहिए। जो छोटा दरवाज़ा होगा वो उसके रास्ते में ज़्यादा अपोजिशन देगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जितना एरिया ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उतनी ही स्पेस ज़्यादा होगी, और जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उतनी ऑपोजिशन कम होगी। सो एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और एरिया जितना कम होगा तंग होगा उतना इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम होगा, उतनी ही उसके साथ जो है कोलियंस ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर एरिया बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होती है उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
हम एरिया बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाती है, एरिया कम करते हैं रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। इन दोनों जो रिलेशंस हमारे पास आए हैं, जो हमने देखे हैं, इनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। अगेन आपको पता है इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम कहते हैं रो, यानी रो हम उसको सिंबलाइज करते हैं और इस रो को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, जैसा कि हमारे टॉपिक का ही ये नाम है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो जितनी किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही वो पुअर कंडक्टर होगा। जैसा कि जितना कोई ज़्यादा रेजिस्टिव कंडक्टर होगा, यानी जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही पुअर कंडक्टर होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हम उसको एज अ गुड कंडक्टर, एज अ हेल्दी कंडक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, लार्ज है, वो पुअर कंडक्टर होगा और जिसकी रेजिस्टिविटी स्मॉल है, कम है, वो हमारे लिए गुड कंडक्टर होगा। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, यानी बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। यहाँ इस रिलेशन से आप देखें, रो को हम सेपरेट करते हैं, रो इज़ रेजिस्टिविटी और इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए को और एल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ए दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और एल जो है वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, रो इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। ए आपको पता है एरिया है और एल आपको पता है लेंथ है। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ हम 1 मीटर ले लें और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगी। यानी हम क्या करें, हमारे पास रो इज़ इक्वल टू आर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आर है वो रो के बराबर आ जाएगा। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी एक क्यूबिकल कंडक्टर की, मीटर क्यूब कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है। अब हम जो है बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ पर देखें, रेजिस्टिविटी का हमने फार्मूला निकाला था, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर इज़ रेजिस्टेंस, ए इज़ एरिया एंड एल इज़ लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट हमने कल देखा था ओहम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट मीटर। यहाँ पर 1 मीटर जो है वो 1 मीटर से कट जाएगा और हमारे पास यूनिट आ जाएगा ओहम मीटर और ओहम का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये जो ओमेगा है ये ओहम का सिंबल होता है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के उलट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट होगी तो जो कंडक्टेंस है वो रुकावट नहीं होगी बल्कि वो एडमिटेंस होगी, यानी कंडक्टेंस जो है वो करंट को फ्लो करने में सपोर्ट करती है। रेजिस्टेंस जिस तरह से रुकावट क्रिएट करती है ना, तो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के उलट है। इसका यूनिट देखिए हमारे पास क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो ये 1/ओहम जिसको हम पर ओहम भी कह सकते हैं। तो इसको पर ओहम के अलावा मोहो भी बोला जाता है, यानी ओहम को उलट पड़े ना तो MHO मोहो, तो ये हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट है। इसी तरह से जिस तरह से रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड हमारे पास टर्म है कंडक्टेंस, इसी तरह से रेजिस्टिविटी के साथ रिलेटेड हमारे पास टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी ये हमारे पास बराबर आ जाएगी 1/रो के और हमें पता है कि रो का यूनिट है ओहम मीटर, सो इसका यूनिट हो जाएगा पर ओहम मीटर। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, आया कि ये बदलती हैं या ये कांस्टेंट रहती हैं। अगर तो ये बदलती हैं तो फिर हमें देखना है कि ये कम होती हैं या फिर ज़्यादा होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम किसी कंडक्टर को कंसीडर करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो है एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम तो नहीं, खैर इनको आइंस कहना चाहिए क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर बाहर जा चुके हैं।
और ये जो है हमारा एक कंडक्टर है जिसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें उस टेम्परेचर से, हीट से जो है एनर्जी हासिल करेंगी और एनर्जी हासिल करने के साथ वो जो है मूवमेंट करेंगी। अब मूवमेंट किस तरह की हो सकती है, ये जो एटम्स हैं यानी जो आयंस हैं जो कि अपनी जगहों पर मौजूद हैं, जब इनको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी यानी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज़ होगा, तो ये जो आयंस हैं ये अपनी फ़िक्स पोजीशंस के इर्द गिर्द इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएंगे, यानी कि वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इनको भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या टेम्परेचर की फॉर्म में, तो ये भी जो है ज़्यादा रैपिडली मूव करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि ये जो आयंस हैं ये भी मूव कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं, तो इनको फॉरवर्ड फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पाथ्स हैं अब वो पाथ्स कोई इतने डेफिनेट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आयंस भी वाइब्रेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भी मुसलसल एनर्जी मिलने की वजह से ये रैपिडली जो है वो फ़्लो कर रहे हैं या फ़्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये रैपिडली फ़्लो करने की कोशिश करेंगे तो ड्यूरिंग द फ्लो ये ज़्यादा कोलियंस करेंगे और जितनी ज़्यादा कोलियंस होंगी उतना ही जो फॉरवर्ड मोशन है वो इनकी डिस्टर्ब होगी, या ऑन दी अदर हैंड हम कह सकते हैं उतनी ही जो करंट है उसके रास्ते में रुकावट आएगी और करंट उतनी ही डिक्रीज़ होगी। ठीक है, करंट डिक्रीज़ होने का मतलब है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। सो हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो आयंस हैं ये मुसलसल रैपिडली जो है वो वाइब्रेट करते हैं और इन वाइब्रेशंस की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो डिस्टर्ब होता है और हमारी जो करंट है वो डिक्रीज़ होती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे एग्ज़ामिन किया है और डेफिनेटली जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगी और उसी तरह से जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगी, चूँकि हम इस टॉपिक में देख चुके हैं, बल्कि इस टॉपिक का नाम ही ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सो जब रेजिस्टेंस वेरी करेगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी भी उसी तरह से चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज करने से। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम कोई कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को हम दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर एग्जामिन करेंगे। लेट्स सपोज एक हम उसको ले लेते हैं लो टेम्परेचर पे जिसको हम कह देते हैं 0 डिग्री, और एक हम उसको देख लेते हैं किसी भी एनी टेम्परेचर पे और उस एनी टेम्परेचर को हम कह देते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम कह देते हैं R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं RT। अच्छा जी, ये जो RT है डेफिनेटली टेम्परेचर हाई है तो ये रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और R0 जो है ये लो रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज है दैट मस्ट बी इक्वल टू RT माइनस R0। ठीक हो गया। अब ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है RT माइनस R0, यानी कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। R0 जो है ये आप कह सकते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा। ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास पहले थी, एक केस में थी 2 ओहम और एक केस में थी 4 ओहम, तो 4 ओहम जो है ज़्यादा है और 2 ओहम कम है। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे, सपोज चेंज है हमारे पास, चेंज इन रेजिस्टेंस है 6 ओहम, इसमें 6 ऐड करें तो ये 2 + 6 इज़ इक्वल टू हमारे पास बनेगा 8 और इसमें ऐड करें तो ये 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10। तो इसमें चेंज जो है वो ज़्यादा आया है जिसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, जिसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम थी उसमें चेंज जो है वो कम आया। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा, जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही चेंज कम आएगा। सो दिस इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। RT माइनस R0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। दूसरा यहाँ पर मैंने रिलेशन लिखा है चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही चेंज ज़्यादा आएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और जितना इनिशियल टेम्परेचर कम होगा उतना चेंज जो है वो कम आएगा। सेम यहाँ पर इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर
2 केल्विन है तो चेंज उसमें कम आएगा, इनिशियल टेम्परेचर 6 केल्विन है तो उसमें चेंज उसी लिहाज से ज़्यादा आएगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R0T। अगेन हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर नाम दिया है अल्फ़ा का। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा है वो बराबर आ जाएगा, इन दोनों चीज़ों को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0T। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ बेसिकली द टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिस टेम्परेचर कोफिशिएंट को हमने इस टॉपिक के अंडर स्टडी करना था उसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया है और अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास बराबर आ रहा है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0T। यहाँ पर आप देखें RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 जो है ये सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। और ये T जो है ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन है। सो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन बनेगी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है रेजिस्टिविटी में तो आपको पता है R जो है वो बराबर होता है रो L ओवर A। हमने इसी टॉपिक में ये फार्मूला निकाला तो RT जो है ये बराबर हो जाएगा रो T L ओवर A और R0 जो है ये बराबर हो जाएगा रो नॉट L ओवर A। ठीक हो गया। इनको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये L ओवर A, ये वाला L ओवर A और ये वाला L ओवर A कट जाएंगे और हमारे पास अल्फ़ा जो है ये बराबर आ जाएगा रो T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट T। और इसको अगर हम जो है बाय वर्ड्स डिफाइन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। जैसे ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन था उसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन।